क्या क्या पूछना था, किसको किसके क्या डाउट्स थे वो कर बता दो मुझे, मैं फिर उसके हिसाब से शुरू कर लेता हूँ। सर थ्योरी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं? थ्योरी से रिलेटेड क्या? थ्योरी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है बताओ। सर AS10 वाला। AS10 AS10 कौन सा है? तो प्लांट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला ना। तो यस उसके सर। लिए जो है, जैसे ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AS10 विद रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बताने हैं। AS10 का मैंने जो ड्राइव पे लिंक दिया डाला हुआ है, ड्राइव का जो लिंक डाला हुआ है उसमें AS10 के नोट्स हैं ये। ठीक है, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये रहा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट्स हैं, कुछ ये पॉइंट बताए हुए हैं, 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यही काफी है। 9 मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, 9 10 11 12 13 14, ठीक है, कई सारे हैं। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, तो इसी के स्पेशल पॉइंट है, यही जो है याद करने हैं। तो डिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस पे अप्लाई नहीं होता? बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड जो होते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, उस पे अप्लाई नहीं होता। अदर देन बियरर प्लांट्स, दिस स्टैंडर्ड applies to bearer plants but it does not apply to the produce on bearer plants। ठीक है, तो ये बियरर प्लांट पे तो अप्लाई होता है लेकिन उसके प्रोड्यूस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ पे तो AS10 अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसका जो प्रोड्यूस होगा मैंगो, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, expenditure on the exploration for and extraction of minerals, oil, natural gas, similar non-regenerative resources। तो ये पॉइंट्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यही सब याद करने हैं। और बाकी जो है मैं कोई एक वीडियो यूट्यूब से सर्च करके ना उसका लिंक भेज दूंगा, तो उसको देख लेना, तो वो हो जाएगा फिर। ठीक है, बाकी Okay. इसके नोट्स जो है वो हम सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ AS10। ठीक है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10। मेरा फर्स्ट में यह है क्लियर टैक्स, इसमें मिल जाएगा AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS10, तो ये पॉइंट्स हैं, यही है। ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स अंडर AS10, मेजरमेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन अंडर AS10, मेजर डिफरेंस बिटवीन AS10, ये डिफरेंस आ गया। तो वही जो है पॉइंट, वही वाले जो है रखने इसमें, जो इसमें ये बताए हुए हैं, जो मैंने ये PDF डाली है, इसी के 10 पॉइंट्स। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हेल्ड बाय अ लेसी अंडर फाइनेंस लीज इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द AS19। ठीक है, तो इसी के ये पॉइंट्स, कोई भी 10 पॉइंट्स याद कर लो, 10 पॉइंट्स काफी है लिखने, 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स। ठीक है, सर सिर्फ मेन पॉइंट लर्न करने हैं कि उनके अंदर का भी? मेन पॉइंट लर्न करने, और बाकी जो है इसमें कुछ स्पेशल चीज होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन को लेकर के है, तो उसके ऊपर अलग से पूरा क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, जैसे ये है ना इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, ये सब मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट किस तरह से मेजर करी जाती है, मेजरमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, कुछ क्वेश्चंस जो है इसके बुक में से मैं देख के बताता हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें अलग से मिल जाएं AS10 के रिगार्डिंग में। फिर उन क्वेश्चन को ही याद कर लोगे तो हो जाएगा। ये तो AS10 की जो है थ्योरी इसमें बुक में है, इसकी ऑब्जेक्टिव है, स्कोप ऑफ AS10 है। ठीक है, जैसे स्पेशल पॉइंट्स तो ये पिछले उसमें आ गया है, तो जरूरी नहीं इस बार भी यही आ जाए। मेजरमेंट एंड एट रिकॉग्निशन ये आ सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स ये आ सकता है, कि कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कैसे निकाला जाता है, या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो यही चीज आ सकती है। बाकी इसके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में वो मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन थ्योरी के क्या दिए हुए हैं AS10 के रिगार्डिंग में। ये क्वेश्चन जो दिए हुए डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाई इज इट नीडेड, डिफाइन डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, explain the nature and need for depreciation, distinguish between straight line method and diminishing balance method, explain the disclosure requirement of accounting standard, depreciation accounting is a process of allocation and not of valuation, explain। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये इसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा AS10 से रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ, AS10 के रिगार्डिंग में। बाकी पुराने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, थ्योरी का नहीं दिया हुआ है। तो यही चीज है, मैं इसका PDF बना के भेज दूंगा जो बुक की थ्योरी है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेना, जो AS10 वाली थ्योरी है। और क्या, तो जैसे आपने GST का कहा था, लेकिन वो तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में है ना। GST का जो कंप्यूटर अकाउंटिंग में है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला है। ठीक है, ये जो है ना GST कहाँ है, ये जो GST का इसमें बात हुई है, ये इंक्लूडिंग मतलब जितना भी ट्रीटमेंट जो हम करते हैं अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये उसके रिगार्डिंग वाला GST है। लेकिन जो हमने फाइनल अकाउंट है हमारे पास, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप,
ठीक है, इसको डिटेल में नहीं बताया हुआ, लेकिन इसमें जो है जीएसटी भी आता है। ठीक है, यस सर, इसमें डिटेल में नहीं है ना इसलिए। हाँ इसमें डिटेल में नहीं है, इसलिए इसमें यह है कि हाँ जीएसटी नहीं है हो सकता, तो इसमें जीएसटी भी आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, जीएसटी कैसे करते हैं वो मैंने उसमें करा चुका था शायद, मैं क्लास जो यस सर। आएगा, बाकी तो इसका एक मुझे ये पीडीएफ बना के भेजना, ये है आपके पास नोट्स इसके, किसके, ये AS10 वाले, क्या सर? AS10 वाले नोट्स हैं? यस सर, उसके हैं। हैं, यस ठीक है, सर। तो क्वेश्चन चाहिए उसके सोल प्रोप्राइटरशिप वाले के। यस सर, बस क्वेश्चंस वगैरह। और किसी को इसके भी चाहिए थे शायद से, इसके स्टोर्स लेजर के, स्टॉक लेजर के। अच्छा, वो समझना है इसको, टैक्स वाले को, जीएसटी वाले को इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। यस सर। यस। अच्छा चलो मैं निकालता हूँ फिर उसको, जीएसटी वाला। देखो जीएसटी वाले का ना कोई एंट्रीज नहीं होती है उसके अंदर, ट्रेडिंग में और पीएनएल में। तो जीएसटी जो है, हाँ बोलो, एंट्री बता दो आप। एंट्री तो नहीं करनी होती ना जीएसटी की। सर बैलेंस शीट में होती है ना इसकी एंट्री, तो जीएसटी वाले की इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी तो बैलेंस शीट में शो करते हैं। हाँ वही तो। ठीक है, और इसको ट्रेडिंग में और पीएनएल में नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हमें नेट अमाउंट दिखानी होती है जीएसटी की। जैसे अब हमारा जो क्वेश्चन है, स्क्रीन तो दिख नहीं रही है, अभी एक सेकंड, डिस्कनेक्ट हो गया शायद लैपटॉप। ठीक, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है जीएसटी। ठीक है, ये दिया हुआ है, इनपुट जीएसटी दिया हुआ है और आउटपुट जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट जीएसटी, और इसमें जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी है, और सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी इसमें नहीं है, सिर्फ दो ही है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें पहले तो देखना है, समझना है ये इनपुट जीएसटी क्या है। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी है जो हम पे कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पेड है। ठीक है, और आउटपुट जीएसटी वो है जो हमारा सेल्स पे लगा है, जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, अब जो हमने पे कर दिया है
वो हमारे लिए एसेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमें मिलेगा फ्यूचर में वापस। और जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि वो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब गवर्नमेंट को हमें इतना पे करना है और इतना लेना है, तो लेने देने की बजाय एक ही चीज करते हैं, या तो दे दो या ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम पहले लिखते हैं जो हमारा आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी है, ठीक है। और दोनों में से दोनों का माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारी या तो पॉजिटिव में बचेगा या नेगेटिव में बचेगा। अगर पॉजिटिव में बचा इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी है, और फिर नेगेटिव में बचा या इसका मतलब वो हमें वापस मिलना है, तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट में बता देता हूँ, देख करके बना करके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। और उसमें आईजीएसटी वाला केस भी बता देता हूँ कि अगर इसमें आईजीएसटी भी आएगा तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड ढूंढ लो। तो इसका जो टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो हमारे 3 तरह के टैक्स होते हैं, तो तीनों के कॉलम बनेंगे। 3 तरह के टैक्स मतलब कैसे, एक तो सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है और एक आईजीएसटी होता है, ठीक है। तो तीनों के एक एक कॉलम बनेंगे, टेबल सिंपल टेबल बनेगी, ठीक है। 3 कॉलम इसमें बना देंगे, ठीक है। पहला कॉलम आईजीएसटी हो जाएगा, दूसरा कॉलम सीजीएसटी हो जाएगा और तीसरा कॉलम एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में रखें, मर्जी है अपनी कि हम किसी भी फॉर्म में इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई जो है एएस में नहीं है इसका फॉर्मेट, ठीक है। ये एक तरह से वर्किंग नोट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है जिसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी दिखा रहे हैं, तो इसके ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हमारी जो लायबिलिटी है वो लिखेंगे, जो हमारी आउटपुट जीएसटी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर में यही होता है कि हम जो सामान लाते हैं उसको ज्यादा में बेचते हैं, तो हमारा आउटपुट जीएसटी मैक्सिमम टाइम्स तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले आउटपुट जीएसटी लिखते हैं, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो आउटपुट जीएसटी कितना बना है हमारा, और इसमें हम उसको दिखा देंगे, आउटपुट जीएसटी जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी लिख देंगे, आईजीएसटी जितना होगा वो लिख देंगे, एसजीएसटी की जितना होगा वो लिख देंगे, सीजीएसटी जितना होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था वो तो दोनों 15-15 हजार थे, ठीक है। तो उसमें तो सीधा 15-15 हजार माइनस हो जाएगा, 15-15 हजार ऊपर लिखा जाएगा, नीचे से जो है इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको हम कर दिखा देंगे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इधर कितना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6,000, 4,000 और 4,000, ठीक है। इसमें से फिर लेस कर देंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी जितना जितना होगा वो हम दिखा देंगे। सपोज करो यहाँ पे हमारा 7,280 है, ये एक एग्जांपल का मैं ले रहा हूँ, जिसमें एग्जांपल का वही अमाउंट सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा ये 3,000 का ये था और 3,000 का ये था, ठीक है। मैंने तीनों चीजें जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये दोनों चीजें तीनों चीजें ये तीनों क्वेश्चन में दी होगी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी, एसजीएसटी और एसजीएसटी, अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम वही लिखा है हमने। फिर इसके बाद हम इसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पे बचा 1,000, यहाँ पे बचा 1,000, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1,280, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा ये माइनस में आया है, इसका मतलब ये हमारा एसेट है, ठीक है। और ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है। कैसे, यहाँ पे हमारी 4,000 लायबिलिटी थी, ठीक है, और 3,000 हमारा एसेट था,
तो इतना देना था, इतना लेना था, तो अब देने वाली अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी जो बची हुई है 1000 ये देने वाली अमाउंट है। यहाँ पे भी देने वाली अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो बची हुई है ये देने वाली अमाउंट है, पे करने वाली अमाउंट है। यहाँ पे पे इतना करना है गवर्नमेंट को, और हमने ऑलरेडी पेड जो है वो इतना किया हुआ है, तो ज्यादा हमारा ऑलरेडी पेड हुआ है, तो इसका मतलब ये जो आया है ये वापस मिलने वाली अमाउंट है, ये एसेट है। तो अभी भी हमें इतना मिलना है गवर्नमेंट से, और इतना इतना हमें पे करना है, ठीक है, इतना इतना हमें पे करना है, और इतना हमें क्या करना है, देना है। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों जगह इक्वली जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों जगह इक्वली माइनस कर देंगे। तो अब ये कितना है 1280, तो 640 दोनों जगह से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला कर रहे हैं हम, ये सरप्लस वाला कर रहे हैं, सरप्लस ऑफ, ठीक है, सरप्लस ऑफ आईजीएसटी, दोनों से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम एज्यूम, ये हमारा एजम्पशन है कि हाँ हम इक्वली कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है कि हम इसको इक्वली कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सरप्लस है, ये क्या चीज है, ये सरप्लस है। कौन सा वाला सरप्लस है, जो ये हमारे पास बचा हुआ है, जो हम अब एडजस्ट कर देंगे, सरप्लस ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेट ऑफ कर रहे हैं अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इक्वली, ठीक है। और यहाँ से फिर 12,080 रुपए टोटल हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस कर दिया गया, ये प्लस में आएगा, ये माइनस, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। प्लस में हम लाइबिलिटी को रखा हुआ है इसमें, ठीक है, यहाँ पे भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी बना दी हमने इसको, ये वाली लाइबिलिटी बन के इधर चली गई दोनों, ठीक है। और ये वाला एसेट बन के इधर चला गया, तो इसको हम एडजस्ट कर दिया, तो ये तो हो गया नील, और ये हो गया हमारा 360, और ये हो गया 360, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी बची है, हमें एक तरह से अपने जो पेड है, हमें हमारा जो ऑलरेडी पेड है, जो एसेट है, उसको खत्म करना होता है, ठीक है, और उसको खत्म करके जो बचेगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा अमाउंट उसका ज्यादा है, कौन सा वाला, लाइबिलिटी वाला कम है, एसेट वाला ज्यादा है, तो किसी भी तरह से एसेट खत्म नहीं हो सकता, तो फिर हमें लाइबिलिटी वाला माइनस करना है इक्वली, ठीक है। इसका अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो बचा हुआ है हमारे पास, ये आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बचा हुआ है, जो हमें लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड दोनों को दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे आउटपुट सीजीएसटी और इसको दिखा देंगे आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, वो क्या होता है कि कभी कभी हमारे गुड्स जो हैं वो सेल होने के बजाय क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुड्स हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। एक जैसे कि मैंने एक अभी एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल में इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो इनपुट एसजीएसटी आईजीएसटी, तो जो आउटपुट, ये तो डिटेल यही है, इनपुट और एसजीएसटी, इनपुट इनपुट जीएसटी की और आउटपुट जीएसटी की इंफॉर्मेशन, तो वो यही दोनों है गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में। अब इसमें जो है एक जगह दिया हुआ है हमारा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, और वो कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। और वो किस तरह से दिया हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 प्लस आईजीएसटी एट 12% were destroyed by fire and the insurance company accepted the claim for 3,600, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में ये इस तरह से दिया हुआ है, समझ में आया एडजस्टमेंट, कि हमारे जो है गुड्स वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, जिसकी कॉस्टिंग 6,000 थी, प्लस आईजीएसटी 12% था उसके ऊपर, ठीक है। मतलब जो हमने खरीदा था उसकी खरीद 6,000 थी, प्लस आईजीएसटी लगा था उसके ऊपर 12% का, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा आउटपुट जीएसटी है उसमें ये चीज शो हो रही होगी, सॉरी इनपुट जीएसटी, जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर इनपुट जीएसटी लगता है, तो जो इनपुट जीएसटी है उसमें इसका भी जीएसटी आईजीएसटी जो है इंक्लूडेड होगा, ठीक है। जो इनपुट आईजीएसटी था उसमें ये इंक्लूडेड होगा। तो ये क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे लिया है 7,280, ये पहले कितना था, ये 8,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आईजीएसटी दिया हुआ है 8,000। तो एक 6,000 के गुड्स कॉस्टिंग के जो हैं वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, जिसके ऊपर हमारा सीजी वो लगा हुआ है, आईजीएसटी लगा हुआ है 12% पर। तो इसका 12% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा
720 रुपए, ठीक है, 12×72 720 रुपए निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट थी वो 6720 की थी। अब जब ये हमारा एडजस्टमेंट में है तो जो चीज एडजस्टमेंट में होती है उसकी एंट्री पास नहीं हुई होती। तो अगर हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो वो एंट्री किस तरह से होगी, तो जब भी गुड्स लॉस्ट बाय फायर होते हैं तो उसमें हम परचेज से उसको माइनस करते हैं। तो और ये गुड्स लॉस बाय फायर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये एक एक्सपेंस है, लॉस है, तो लॉस को डेबिट किया जाता है। तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस और टू इनपुट आईजीएसटी। तो इसमें दोनों चीजों से ये निकल जाएगा, परचेजेस से भी ये चीज हट जाएगी और आईजीएसटी से भी ये चीज हट जाएगी। तो परचेजेस से 6000 हट जाएंगे और आईजीएसटी से 720 हट जाएंगे। तो इसका जो एडजस्टमेंट हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस से हमारा जो है अगर रिटर्न्स दिए हुए हैं तो माइनस कर देंगे और जो ये लॉस बाय फायर है इसको माइनस कर देंगे। लेकिन वहां से कितना माइनस करेंगे, 6000 ही माइनस करेंगे सिर्फ, ठीक है, पूरा 6720 नहीं माइनस करेंगे, सिर्फ 6000 माइनस करेंगे और आईजीएसटी से 720 माइनस कर देंगे। जैसे कि ये 720 हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो ये हमारा 6000 कितना बचा, 280 बचा है। तो वही चीज हमने यहाँ पर दिखाई हुई है, सॉरी 6000, 6000 नहीं 7280। तो यही चीज हमने यहाँ पे दिखाई हुई है 7280, ठीक है, ये माइनस करने के बाद दिखाई है। और ये माइनस कब करा हमने, जब हमें बताया गया है एडजस्टमेंट में और ये बताया गया है कि जो लॉस हुए हैं उसके ऊपर आईजीएसटी बता। अगर ये इसी के जैसी ट्रांजैक्शन एक ये भी हो सकती है कि लॉस बाय फायर ना बता करके वो ये कहता कि गुड्स जो है उसने अपने पर्सनल यूज में ले लिए, ठीक है, अपने क्या किया उसने अपने पर्सनल यूज में ले लिए। तो जो उसने पर्सनल यूज में लिए तो वहां पे भी जो है ड्राइंग्स में आएगा और ड्राइंग्स में दोनों चीजें होंगी, कॉस्ट भी होगा, परचेजेस में जाएगा और आईजीएसटी भी होगा, ठीक है। क्योंकि फिर जो हम अपने यूज में ले लेते हैं उसको वो हमारे लिए इनपुट नहीं बना, वो हमारे लिए इनपुट नहीं बना, वो ऐसा हो गया जैसे हमने वो खुद के इस्तेमाल में किया है। तो जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल यूज करते हैं, उसका हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो तब उसमें हम उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला तो मतलब क्वेश्चन आएगा तो वो ड्राइंग्स का इस तरह से नहीं आएगा, अगर आएगा तो यही आएगा, गुड्स लॉस बाय फायर होगा। और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि ये जो है ग्रेजुएशन लेवल पे ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारे गुड्स लॉस बाय फायर इतने हो गए जितने पे तुम्हारा आईजीएसटी या सीजीएसटी भी हो सकता था, ये भी बोल सकता था सीजीएसटी और एसजीएसटी 12% लग रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 6% सीजीएसटी से ले लेंगे और 6% हमारा एसजीएसटी से माइनस हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आईजीएसटी से कंप्लीट पूरा माइनस किया है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब जब हम ये करेंगे, अब इसमें एक चीज और है इसके आगे कि परचेजेस से तो हमने 6000 माइनस कर दिए, आईजीएसटी से 720 माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसने आगे भी बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया 3600 का रुपए, 3600 रुपए का। तो परचेजेस से तो उतना ही माइनस होगा और लॉस में दिखा देंगे, लॉस में पूरा दिखाएंगे 6720 का, ठीक है, पीएनएल में, पीएनएल में लॉस बाय फायर, ठीक है, दिखा देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, जब कंपनी ने, हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, लॉस तो हमारा 6720 का हुआ है, ठीक है, लॉस हमारा कितना हुआ है, 6720 का लॉस हुआ है। लेकिन इसका हमें जो है क्लेम मिल गया है, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी ने, कितना कर लिया है, 3600 कर लिया। तो एक्चुअल लॉस इतने हमें वापस मिल जाएंगे। तो एक्चुअल लॉस जो हुआ हमारा वो 3120 का हुआ है। तो जब हम पीएनएल में दिखाएंगे तो लॉस बाय फायर हम 3120 दिखाएंगे, ठीक है। और बाद में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में अभी क्लेम तो एक्सेप्ट किया है कंपनी ने लेकिन पे नहीं किया है, तो वो क्लेम जो है हम एसेट साइड दिखा देंगे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जो है मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आ सकती है। इस क्वेश्चन में लॉस बाय फायर के अलावा एक दिया हुआ है रेंट का, ठीक है, 1600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर, ठीक है। तो वो लिस्ट ऑफ डेटर में इंक्लूडेड है
जो कि इसने डाला था किसमें, जो इसने रेंट पे किया था ऑफिस का, ठीक है, ये इसने लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट कर रखा है एज अ डेटर। तो अभी डेटर में तो होना नहीं चाहिए, तो इसको डेटर से निकाल करके हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, डेटर से निकाल के इसको ऑफिस रेंट में पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट में ये ऐड हो जाएगा 1600 का अमाउंट और डेटर में से माइनस हो जाएगा। इसके अलावा बैड डेट का क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन मैं आप लोग को भेज देता हूँ, कुछ इसके बोले ही आप लोग ने, मैं पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के भेज देता हूँ। अगर कोई डाउट होगा इन क्वेश्चंस में समझने में तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। टैक्स का तो समझ में आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो आया हुआ है, एग्जाम में जो आया हुआ है, उस क्वेश्चन में देखें अगर हम, तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है। रेंट रिसीवेबल इतना है, ठीक है, तो इसका तो सबको पता है रेंट रिसीवेबल मतलब क्या होता है। रेंट रिसीवेबल ये एक्रूड इनकम है, रेंट रिसीवेबल एक्रूड इनकम है। तो उसका हमारा रेंट लिखा होगा रिसीव्ड वाला, ठीक है। तो रिसीव्ड वाला रेंट, इसमें एक रेंट इधर दिया हुआ है, एक रेंट इधर दिया हुआ है, तो इसमें रिसीव वाला कौन सा है, किसी के आगे भी रिसीव नहीं लिखा हुआ, कौन बताएगा। तो क्रेडिट साइड, हाँ, ये क्रेडिट साइड है। तो हमारा जो नॉमिनल नेचर होता है उसमें यही होता है कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और कोई भी इनकम प्रॉफिट गेन होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड वाली आइटम सारी, अगर इसमें कोई चीज ऐसी आती है तो इनकम होती है, जैसे ये कमीशन है, ये रेंट है, ठीक है, और इसके अलावा और क्या है, डिस्काउंट है और चीजें, ठीक है, यही चीजें। तो ये क्रेडिट वाली चीज जो है तो नॉमिनल नेचर की अगर कोई होगी, अगर वो क्रेडिट साइड है तो वो हमारे लिए इनकम है, और अगर वो डेबिट साइड है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, नॉमिनल नेचर वाला, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो नॉमिनल नेचर का नहीं होता, अगर वो क्रेडिट साइड है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, और अगर डेबिट साइड है तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, अगर वो नॉमिनल नेचर का नहीं है तो, ठीक है। और बाद में इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड दिखा देंगे, ठीक है, रेंट रिसीवेबल के नाम से। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, इंश्योरेंस प्रीपेड 800, ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है तो सैलरीज में ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड है तो ये इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे, ठीक है। Mr. Arun is a debtor of 5000 and he is also the creditor of Mrs. Rahul of 3000, ठीक है। तो एक अरुण है वो डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो इसमें से जो लेस वाला अमाउंट होता है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। राहुल कौन है, राहुल हम है, राहुल हम है, ठीक है, राहुल हम है। और जो वो है डेटर, वो डेटर है 5000 का। अरुण जो है वो दूसरा है, सेकंड पर्सन है, वो डेटर है। यानी कि इससे हमें इतने लेने हैं 5000 और इसको हमें देने हैं, इसको इतने देने हैं। तो ये डेटर में भी है, क्रेडिटर में भी है। तो अब उससे दोनों ट्रांजैक्शन करने के बजाय उससे एक ही ट्रांजैक्शन हम रखेंगे, ठीक है, और बाकी को हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये इंटर ट्रांजैक्शन है दोनों में, डेटर और क्रेडिटर की, तो दोनों में से माइनस कर देंगे, डेटर में से भी माइनस कर देंगे, क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे। कितने करेंगे, जो लेस वाला अमाउंट है 3000, ठीक है। इसके बाद फर्दर बैड डेट्स 1000 के हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आना ही आना है, 100% आएगा ये ट्रांजैक्शन, आप लोग को आता भी होगा। आता है सबको या किसी को पूछना है इसके बारे में? सर एक बार बता दो। एक बार बता दो, ठीक है। तो हमारा इसमें बैड डेट्स दिया हुआ है ऊपर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें इसमें ये देखना होता है कि अब जो है हमारा ये नेगेटिव साइड जाना है या पॉजिटिव साइड जाना है, मतलब डेबिट साइड जाना है या क्रेडिट साइड जाना है।
ठीक है, तो वो चेक करने के बाद फिर हम इसका एडजस्टमेंट उसमें दिखाते हैं पीएनएल में। तो अब हमारे जो बेड डेट्स हुए हैं, तो बेड डेट जो होते हैं वो 2000 हुए हैं और प्रोविजन हमारा जो बना हुआ है ऑलरेडी वो 2500 बना हुआ है। अब हमारे जो फर्दर बेड डेट हो रहे हैं, फर्दर बेड डेट जो हो रहे हैं कितने के हो रहे हैं, 1000 के हो रहे हैं और प्रोविजन हमें बनाना है 5% पे बनाना है। तो हमारे जो डेटर हैं वो देखेंगे पहले कितने हैं। डेटर हमारे 82,000 के हैं, डेटर 82,000 के हैं। इसमें से 3000 हमने लेस कर दिए जो अरुण वाले थे, ठीक है, तो अब ये बचे 79,000। अब 79,000 में से फर्दर बेड डेट्स हो गए हमारे 1000 के, ठीक है, तो अब बचा 78,000 का, ठीक है। जो पुराने वाले बेड डेट्स हैं वो ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुके होंगे। तो अब हमें उसमें दिखाना क्या होता है, हमें पीएनएल में ये दिखाना है कि हमारे नए बेड डेट कितने हुए हैं। पीएनएल में हमें दिखाना है हमारे बेड डेट कितने हुए हैं। तो इसमें जो दिखाया हुआ है पहले वो दिखाएंगे 2000 के बेड डेट ट्रायल बैलेंस में अंदर दिखाए हुए हैं। फर्दर बेड डेट इसमें ऐड हो जाएंगे, फर्दर बेड डेट इसमें ऐड हो जाएंगे 1000 के। और जो ये प्रोविजन बनाने को बोल रहा है 5000 का, 5% का, वो जो ये बैलेंस बचा है इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और बैलेंस कैसे निकालेंगे कि जो हमने ये अरुण के जो बेड वो डेटर वाला हमने माइनस किया है 3000 वो हो जाएगा, फिर जो फर्दर बेड डेट हुए हैं वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचे ये हमारे बेड डेट्स बचे हैं, वो डेटर्स बचे हैं। अब ये 78,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे कितने हमारा प्रोविजन बनना है। तो 5% बनना है, तो 5% कैलकुलेट करने के लिए एक जीरो काट के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 6 2 9 18, तो 3900 का बनेगा। तो इसमें ये 3900 ये भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल आ गया ये न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है। तो ऐड करने के बाद ये आया हमारा 6900 और ओल्ड प्रोविजन उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन हमारा 2500 रुपए का है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे 2500 रुपए का, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन। तो ये बचा हमारा 4400। तो ये 4400 पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब ये डेबिट साइड दिखाएंगे। बाई चांस अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो फिर हमें इसको ये क्रेडिट साइड में दिखाना होता और इसको दिखाने का जो वो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता। फिर सीक्वेंस क्या होता, सपोज करो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन हमारा कितने का है, 7000 का है, ठीक है, 7000 का है, तो हमारा ये माइनस में 100 आता। तो अब इसको दिखाने का तरीका क्या हो जाता, पहले हम लिखते हैं ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना 7000, फिर इसमें से लेस करते ये सारी चीजें, ठीक है, 69 पहले लिख देते और 6900 इसमें से टोटल लेस कर देते, तो ये 100 ये पॉजिटिव में बाहर दिख जाता, ठीक है। तो क्रेडिट साइड दिखाते। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करके देखना होता है रफ में, क्योंकि अगर हमने एक बार लिख दिया और बाद में पता चला कि नहीं ये तो क्रेडिट साइड का आइटम बन रहा है, तो फिर उसमें कटिंग हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले इसको रफली कैलकुलेट करके देख लेंगे। और क्या क्या चीज ऐड करते हैं, एक ओल्ड प्रोविजन, फिर बेड डेट्स और फिर फर्दर बेड डेट्स, ये सारी चीजें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। न्यू प्रोविजन, बेड डेट और फर्दर बेड डेट को ऐड करके क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपल इतना ऐसे किया जाता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव में रहा तो फिर डेबिट साइड दिखा देंगे, फॉर्मेट में दिखा देंगे। और अगर हमारा ये नेगेटिव में ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे। और किस तरह से दिखाएंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन, फिर उसमें से माइनस कर देंगे बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और न्यू प्रोविजन, ठीक है। ओके सर। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। कैसे करना होता है, पहले बेड डेट्स लिखते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं फर्दर बेड डेट्स, फिर उसके बाद उसमें हम न्यू प्रोविजन ऐड कर देते हैं और फिर लास्ट में ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। बैलेंस हमारा डेबिट साइड आ जाता है। अब इसमें यही चीज जो है हमारी डिस्काउंट को लेकर के भी हो सकती है कि जैसे कि इसमें 2% डिस्काउंट भी बनाने को बोला है,
तो 2% डिस्काउंट जो बनाएंगे वो प्रोविजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी डेटर्स पे उस पर बनाएंगे, क्योंकि कुछ को तो हमने बैड डेट एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो जिसको हमने बैड डेट एज्यूम कर लिया है उसको डिस्काउंट तो देंगे नहीं, अब उसके लिए डिस्काउंट का बनाएंगे नहीं, तो उसको फिर माइनस करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर देंगे। ये डिस्काउंट में भी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लेता हूँ किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो कि डिस्काउंट किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। चलो और कोई क्वेश्चन पूछने हैं? जीएसटी का तो क्लियर हो गया ना सबको? थोड़ा टेबल जो है मैं को भेजूंगा तो उसमें देख लेना किस तरह से टेबल बनी हुई है, उसको कर लेना। मेन चीज तो ये इसी का ही होता है, बैड डेट का ट्रीटमेंट क्या होगा और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या फिर प्रीपेड या एडवांस, इनका भी जो है ट्रीटमेंट सेम ही रहता है, कोई चेंज आता नहीं है। ये ज्यादा मुश्किल है नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो 18 मार्क्स इसके बहुत आसान है लाने, ठीक है। एक होता है कमीशन वाला, मैनेजर्स कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो पूछना है तो बता दो किसी को। चलो वो अभी दिख नहीं रहा है कहीं, डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, और क्या पूछना है? नो और कुछ नहीं पूछना? और किसी को कुछ पूछना है? अभी बैठ के आप लोग पढ़ लो, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कल तो मैं बिजी रहूंगा, कल मैं एक भी क्लास नहीं ले पाऊंगा, और परसों रात में मैं ले सकता हूँ, और आज भी मैं 1-2 बजे तक, 3 बजे तक, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना। क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अगर किसी को भी पूछना है तो मैं बता दूंगा, ऑनलाइन लेके बता दूंगा, ठीक है। गूगल मीट पे, ठीक है। ओके सर। मैं देखता हूँ क्वेश्चन भेज देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भेजूं या विद सॉल्यूशन भेजूं? विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाए, सॉल्यूशन के साथ। सर ऐसे फिर हमें आइडिया मिल जाएगा ना, फिर पूछना नहीं पड़ेगा आपसे। मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा? अच्छा चलो देखता हूँ कितने। मतलब आइडिया मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो 8-10 क्वेश्चन भेज देता हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो लॉग आउट कर दूं अब? ये किसी को कुछ पूछना है?